2022 में फिर मुझे ख्याल आया, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हमेशा टाइमिंग के बारे में सोचते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा मेरे पास 2 साल हैं 24 आने तक, 24 को उनकी जन्म शताब्दी है, तो अगर मुझे किताब लिखना है तो अभी से शुरू करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि मेरे सबसे बड़ी रिग्रेट लाइफ में यही है कि मैं उनको एक पत्रकार की तरह बात नहीं कर पाई उनसे, और वो 1998 में गुजर गए और मेरी पत्रकारिता 2001-2002 में शुरू हुई। तो बस 2-3 साल से मैं रह गई। महत्वपूर्णता समझ में आई जब वो गुजरे 1998 में, क्योंकि जब वो गुजरे, ऐसे तो गाने सुनते रहते थे उनके, कुछ पढ़ा भी था उनके बारे में, मगर जब वो गुजरे हमारे घर में मीडिया की भीड़ लग गई, और जिस तरीके से उनके गुजरने की कवरेज हुई, मतलब फ्रंट पेज न्यूज़ का आइटम था, 9 PM प्राइम टाइम न्यूज़ का रिपोर्ट थी, तब मुझे पता चला कि व्हाट ए जायंट ही वाज। उनको भी ऐसा लगता था कभी उनके जीवन में कि क्या मुझे लोग भूल चुके हैं, मगर जब वो गुजरे तो पता चला कि लोगों के दिल में उनके प्रति जो प्यार था वो एक साइलेंट लव था। अभी पिछले महीने एक थिएटर शो हुआ जिसकी स्क्रिप्ट थी वो किताब से ली गई थी। अगले महीने एक डांस शो हो रहा है जिसमें फिर से जो डांस आइटम्स के उनके गानों के बीच में जो स्क्रिप्ट होगी वो फिर से किताब से ली गई है। तो मुझे लगता है कि लोग इस साल शताब्दी वर्ष में तलत नाना के मौसीकी के बहुत अलग अलग पहलू उनको एक चांस मिल रहा है देखने का, और उसी अलग अलग पहलुओं के साथ किताब की चर्चा चलती जा रही है, उनकी कहानी की चर्चा चलती जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन, और बातों बातों में इस विशेष श्रृंखला में आज हमारी जो मेहमान है वो है कई हुनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने वाली सहर जमन जी। थैंक यू। या सो सहर, इट्स सो नाइस टू हैव यू ऑन द शो। मैं ये सोच रही थी कि आपका परिचय मैं कैसे दूँ। एक पत्रकार है, अवार्ड विजेता लेखक है, फिर आप कई जगह पर जाकर लेक्चर्स देती है, इसके अलावा टेडेक्स स्पीकर है, ब्रिक्स के लिए जो आपको बुलाया गया था, फिर आर्ट क्यूरेटर है, और एक बहुत अहम बात, तलत महमूद साहब के गानों के साथ हम जिए हैं, हम बड़े हुए हैं, और उनके गज़ल और उनके गीत नहीं सुने ऐसा शायद ही कोई शख्स मिलेगा। बहुत ये लगता है कि तलत साहब से आपका रिश्ता भी है, और आपने उनके लिए एक जश्न तलत जो आपने वो कार्यक्रम शुरू किया जी। तो ये सारे के लिए मैं पहले तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है तलत साहब के जन्म का। तो कहाँ से सोचा आपको कि मैं ये करूँ अपने ग्रैंड दादाजी के लिए, नाना जी के लिए? जी। तो शुरुआत एक्चुअली ये कार्यक्रम से हुई जो आपने नाम लिया, जश्न तलत। जी। तो जश्न तलत मतलब अ सेलिब्रेशन ऑफ तलत। और तो आज जो किताब की बात करेंगे तो जो किताब की जो नींव है वो जश्न तलत में है, क्योंकि जब मैंने 2016-17 में जब ये शुरू किया कार्यक्रम, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस को लेके शुरू किया था, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से पत्रकार हूँ, मगर फिल्मी जगत की दुनिया में और पत्रकारिता के दुनिया में मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कॉलीग्स हैं, उनको कभी इस रिश्ते के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं इसके बारे में बात नहीं करती थी। मैं आई वाज टू बिजी इन पॉलिटिकल न्यूज़ एंड रिपोर्टाज एंड ऑल। तो मगर एक ऐसा किस्सा हुआ मेरे साथ कि मैं ऑफिस ड्राइव करके अपने स्टूडियो जा रही थी, और मेरा जो बेटा था बहुत छोटा था, 1 साल का था, बिल्कुल लाइक अ बेबी, और उसको बुखार था और मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस दिन न्यूज़ स्टूडियो जाऊं और अपने बुलेटिन्स करूं, मगर जाना था, बुकिंग्स वर डन। तो मैंने अपने गाड़ी में रेडियो ऑन किया और तलत नाना का एक गाना आ रहा था, वो शाम गम की कसम गा रहे थे, और मेरी जो परेशानी थी उस वक्त, उलझन जो थी दिमाग की, वो उनकी आवाज़ से दूर हो गई। और हमने हमेशा इनकी बात करते हैं, मखमली आवाज़ है जो बहुत शांति और सुकून देती है सुन के, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी उनके आवाज़ की यही थी कि वो एकदम से आपको सुकून देती है।
तो मेरी जो दिल की हालत उस वक्त थी, वो एकदम से उस आवाज़ ने मुझे सुकून दी। तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इनग्रैटिट्यूड आई फेल्ट कि मुझे इस लेगेसी को, ये मेरी फैमिली लेगेसी है, थोड़ा मुझे गिव बैक करना, आई फेल्ट इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर मैंने जश्न तलत कार्यक्रम शुरू किया इसी एहसास से कि मैं गिव बैक करूँ इस लेगेसी को। तो हम लोग जब ये कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें गाना बजाना होता था, डांस होता था, थिएटर था, और यंगस्टर्स, कॉलेज के यंगस्टर्स के साथ हम लोग सिंगिंग कॉम्पिटिशन वगैरह करते थे। और मेरी थोड़ी और रिसर्च बढ़ी इनके करियर की तरफ कि इन्होंने क्या क्या किया। फिर मुझे ख्याल आया कि कॉन्सर्ट तो 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, इन्होंने इतने पहल किए हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो किताब में ही फिट हो सकता है, कॉन्सर्ट में नहीं। तो 2022 में फिर मुझे ख्याल आया, जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हमेशा टाइमिंग के बारे में सोचते हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा मेरे पास 2 साल है 24 आने तक, 24 को उनकी जन्म शताब्दी है, तो अगर मुझे किताब लिखना है तो अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो ये ऐसे किताब की शुरुआत हुई। कुछ यादें हैं उनकी, मतलब आप बचपन में जब बड़ी हुई होंगी, वो लखनऊ में रहते थे, कहाँ रहते थे? बॉम्बे में रहते थे। हाँ। और लेकिन जन्म लखनऊ का है, पुश्तैनी सारा उधर। जी बिल्कुल। तो बचपन की पहली याद शुरू हुई, और कभी तब एहसास हुआ, क्योंकि हमारे घर में जब कल्पवृक्ष होता है तो शायद हम जानते भी नहीं है, क्योंकि वो अपने नाना जी है, तो वो बाहर की दुनिया जिस नजर से देखती शायद हम वैसे नहीं। तो आपकी याद उनके साथ में कैसे शुरू होती है, और कैसे रहता था वो रिश्ता जब साथ में मिल बैठते थे, बातें क्या होती थी, वो जानने की कोशिश करते। तो हम लोग बाहर रहते थे और बम्बई आते थे गर्मी, अपने स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में। तो और वो मेरे नानी के भाई थे, मामू नाना थे जी। तो हम लोग जब छोटे थे तो समझ में नहीं आ रहा था इनको क्या बुलाएं, मामू नाना बुलाएं, नाना जान बुलाएं। तो मेरा जो भाई था, और हम लोग सब छोटे थे जी, तो हम लोग बाहर से आते थे, तो मेरे भाई ने बोला कि देखो ये बम्बई में रहते हैं तो ये बम्बई नाना है, तो हम इनको बम्बई नाना बुलाते थे जी। और गर्मी की छुट्टी, कुछ गर्मी की छुट्टी उनके साथ गुजारते थे। तो वो बिल्कुल जैसे घर में जैसे नाना होते हैं कि बच्चों को बाहर ले जाओ, घुमाने ले जाओ, जूहू दिखा दो, कहीं शूट पे ले जाओ, कहीं एलिफेंटा ले जाओ, बॉम्बे शहर घुमा के लाओ। तो वैसे ही रिश्ता था। और बहुत बाद में एहसास हुआ कि ये इतने बड़े पद्म भूषण महान कलाकार, मगर घर में ऐसा तो नहीं था। मगर मैं कहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट लाइफ में यही है कि मैं उनको एक पत्रकार की तरह बात नहीं कर पाई उनसे। और वो 1998 में गुजर गए, और मेरी पत्रकारिता 2001-2002 में शुरू हुई। तो बस 2-3 साल से मैं रह गई कि मैं उनके साथ एक पत्रकार की तरह बात करूं, क्योंकि मेरा बचपन उनके साथ गुजरा, और जब वो गुजरे मैंने कॉलेज की पढ़ाई बस शुरू की थी। सो माहौल घर पे यही था कि नाना है, मजाक कर रहे हैं, क्या तुम्हारा फेवरेट फूड है, क्या खाओगी, कहाँ ले जाएं तुमको, बांद्रा में जो ऑटर्स क्लब है वहाँ खाना खिलाने ले जाएं। तो यही सब बातें थी घर पे। फिर कभी उनके साथ में संगीत और फिल्म की दुनिया के लोगों से मिलना हुआ, कभी ये हुआ, ऐसे कुछ यादें हैं? उनके बहुत करीब दोस्त थे मन्ना डे साहब जी, जो भी बहुत एक बिल्कुल बिल्कुल थे, और वो बहुत ही करीब के दोस्त थे। और मुझे याद है कि वो हम जब भी बॉम्बे जाते थे तो मन्ना डे जी से ज़रूर मिलते थे, मन्ना अंकल से। और आई थिंक फिल्मी दुनिया से इन्हीं लोगों से ज़्यादा बात, उनके जो जनरेशन के लोग थे उनमें से मन्ना डे जी थे, और उनके नेबरहुड में बांद्रा में कुछ लोग थे, उनसे मुलाकात होती थी। मगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी मेरी मन्ना अंकल से मिलेगी। राइट। फिर क्या होता है कि जब पत्रकार होते हैं जी, और जब लोग उनके बारे में कहना शुरू करते, तो हमको एहसास होता है कि हम किस कल्पवृक्ष के नीचे खड़े थे, बड़े हुए, पले बड़े हुए। तो ये एहसास आपको कब आने लगा, कब बढ़ने लगा? और फिर जब किताब के बारे में सोचा तो एक कश्मकश भी होती है, कहाँ से शुरू करें। फिर एक फ्रेमवर्क बनता है। आपका ये सारा प्रोसेस कैसे था? सबसे पहले जो मुझे उनके महत्वपूर्णता समझ में आई जब वो गुजरे 1998 में, क्योंकि जब वो गुजरे, ऐसे तो गाने सुनते रहते थे उनके, कुछ पढ़ा भी था उनके बारे में, मगर जब वो गुजरे हमारे घर में मीडिया की भीड़ लग गई।
1998 में से 2-3 चैनल ही थे न्यूज़ चैनल्स, मगर प्रिंट के बहुत थे। तो बहुत मीडिया का घर में आना हुआ, और जिस तरीके से उनके गुजरने की कवरेज हुई, मतलब फ्रंट पेज न्यूज़ का आइटम था, 9 PM प्राइम टाइम न्यूज़ का रिपोर्ट थी, तब मुझे पता चला कि what a giant he was, you know, and even I think he would have seen, he would have felt, because उनको हमेशा ये लगता था, क्योंकि 1998 में गोल्डन एरा की बात नहीं होती थी, बहुत पुराने गाने थे, उनका करियर 50s-60s का था, उनको भी ऐसा लगता था कभी उनके जीवन में कि क्या मुझे लोग भूल चुके हैं। मगर जब वो गुजरे तो पता चला कि लोगों के दिल में उनके प्रति जो प्यार था वो एक साइलेंट लव था। खामोशी से उनके गाने सुनते थे, खामोशी से वो लोगों के दिल में जाके बैठ जाते थे, ऐसा कोई शोर नहीं था कि फेवरेट सिंगर और यू नो ऐसा कोई बातचीत नहीं थी, खामोशी से सब लोगों के दिल में रहते हैं। और अभी भी जब हम इनकी शताब्दी मना रहे हैं, सिर्फ किताब ही नहीं लिखी है मैंने, एक थिएटर शो हुआ था पिछले हफ्ते, अभी आने वाले अगले हफ्ते में एक डांस शो होगा, तो जो थिएटर शो था उसमें 150 से ज़्यादा लोग आए थे, और इतनी भीड़ जम गई थी कि कुछ लोगों को पलट के जाना पड़ा, या कुछ लोग बैठ नहीं पाए, तो इतने सारे लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे कि यू नो फिर से करो ये थिएटर शो। तो इस तरीके की मोहब्बत है लोगों में उनके बारे में, और अब उसका एहसास होता है। और आपका जो दूसरा भाग था प्रश्न का कि ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ लिखने का, क्योंकि एक बहुत ही पर्सनल कनेक्ट था। बिल्कुल। तो मैंने एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लिया कि पहले मैं एक पत्रकार हूँ और फिर मैं एक नातिन हूँ। तो आई हैव टू बी वेरी true to the facts, like you do your report, जैसे हम लोग स्टोरी करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, कि आप सच्चाई के साथ खड़े हो, कि जो भी चीज़ हो, चाहे अगर वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन उनके लाइफ में है, कि जैसे उन्होंने डिसाइड किया अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट करके कि मैं जा रहा हूँ, मुझे गायकी करना है, या अपने मनपसंद शादी की, या जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे मेरा करियर होगा, क्या मैं डिसाइड करूँ। कुछ चीज़ें उस टाइम के लिए, अभी के लिए तो कंट्रोवर्शियल नहीं है जी, बिल्कुल उस समय तो उस टाइम के लिए, जैसे अगर मैं आपके व्यूअर्स को पर्सपेक्टिव में डालूं कि 1924 में उनका जन्म हुआ, तो ये सब बातें जो थी 1930 के टाइम थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड ऑल दैट, तो उस टाइम के लिए बहुत ब्रेव डिसीजंस थे। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ छुपाऊं या कुछ उसको सॉफ्टन द ब्लो और एनीथिंग। मैं चाहती थी कि हर चीज सच्चाई से बताई जाए, पूरा 360 डिग्री एंगल लेके चला जाए। तो मैं तो कहूंगी कि मैंने किताब पत्रकार की जैसे ज्यादा लिखी है, नातिन की जैसे कम लिखी है। राइट, वो बहुत नातिन की जैसे ये एक्सपीरियंस है कि जो उनके जो पर्सनल फैमिली में जो उनकी पर्सनालिटी थी, अवे फ्रॉम हिज इमेज, करेक्ट, वो मैंने आपको हाँ, और वो बेहतर आप ही निकाल सकते हैं। जो परिवार वाले हो उनको वो सारी खूबियां पता होती है जी, जो शायद बाहर वालों को कभी उस तक पहुंचने का मौका भी ना मिले जी। वो फिर ये बात तो किताब की है, लेकिन सबसे उनके जीवन का कौन सा हिस्सा आपका लगा कि बहुत या तो प्रेरणा देने वाला है और संघर्ष वाला भी है? ये सवाल मैंने ही किसी नौजवान पत्रकार से पूछा। अच्छा। जो मुझे किताब के बारे में बात कर रहे थे, और क्योंकि वो बहुत नौजवान था, मुश्किल से 20-25 साल का पत्रकार, तो उसने किताब पढ़ी थी, तो मैंने भी यही बोला कि तुम्हें इनके जीवन में क्या लगा पढ़ के, बिकॉज इतना पुराना जीवन हो गया है। सो ही सेड कि ऐसा पढ़ के लगा कि हम आज के ज़िंदगी के, आज के ज़माने के बारे में कुछ एक कलाकार के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका जो संघर्ष था, जैसे रॉयल्टी राइट्स का था 1960s में, जब वो सेक्रेटरी थे जी, उस टाइम का। अभी तो इसमरा और इसरा जैसे कॉपीराइट के ग्रुप्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हम बहुत दूर आ गए उस जर्नी में, मगर 1960s में वो एक ग्रुप था, प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन। तो जब वो उसके सेक्रेटरी बने, उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में पहली बार रॉयल्टी बैटल की मांग की। लता दीदी ने इंडिविजुअल लेवल पे वो कर चुकी थी अपने गानों के लिए, बट पूरे इंडस्ट्री के लिए तलत महमूद एज ए लीडर ही रेज्ड दैट इशू, और प्रोटेस्ट हुआ उसमें। तो उस प्रोटेस्ट में उनके दोस्त लता दीदी जुड़ी, क्योंकि उनको भी ये चाहिए था डिमांड, मुकेश जी जुड़े, फिर बहुत बाद में मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा ताई भी जुड़ी इस रॉयल्टी बैटल डिमांड में, रॉयल्टी राइट्स। और ये
3 महीनों तक ये प्रोटेस्ट चला। उसका मतलब कि 3 महीनों तक रिकॉर्डिंग फिल्म इंडस्ट्री में बंद थी। 3 महीने तक गाने रिकॉर्ड हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत एक बड़ा स्टेप था। उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग लेबल्स और प्रोड्यूसर्स के साथ बातचीत कुछ हो नहीं पाई तो प्रोटेस्ट खत्म हो गया, मगर वो पहला स्टेप था। तो आई थिंक जो आप बोलती हैं इंस्पिरेशनल, क्या प्रेरणा मिली, आई थिंक वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, उनके कला से तो प्रेरणा मिलती है, जिस तरीके से उन्होंने गाने गाए और जो एहसास उन्होंने अपने गानों में डाला उससे तो प्रेरणा मिलती है। मगर एक कलाकार से हट के वो एक लीडरशिप रोल वाले शख्सियत भी थे, उनमें लीडरशिप का एक रोल था। वो एक पहले प्लेबैक सिंगर थे इंडिया से जिन्होंने वर्ल्ड टूर्स शुरू किए। आजकल तो वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स, ग्लोबल कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं, मगर वो पहले थे और 1956 में उन्होंने अपना पहला टूर किया, जिसको देखते उनके दूसरे गायक दोस्तों ने बोला चलो अगर तलत वहाँ गए हैं, टिकट्स वहाँ पे बिकते हैं। उन्होंने सब शुरू किया, ईस्ट अफ्रीका गए, फिर यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, कैरिबियन, वेस्ट इंडीज, जहाँ जहाँ उनको एशियन डायस्पोरा की मांग थी कि हिंदी गाने सुने जाएं, गज़लें सुनी जाएं उनके। तो उन्होंने जैसे अपने कॉन्सर्ट्स करते करते अपने दोस्तों के लिए एक रेडीमेड रूट मैप दे दिया कि देखो यहाँ यहाँ तुम जाओ, यहाँ यहाँ डिमांड है, तुम लोग यहाँ जाके कर सकते हो। तो ये सब बहुत लीडरशिप रोल्स थे। तो मैं समझती हूँ इस किताब से लोगों को इनके लीडरशिप क्वालिटी के बारे में भी पता चले, जिससे आज के कलाकारों को भी प्रेरणा मिल सके। जी बिल्कुल। अभी तो थोड़ा आम बात हो गई है कि फॉरेन टूर्स, मराठी थिएटर भी अब यूएस में जाता है, कहीं मतलब जगह जगह जाता है। तो उस जमाने में इतना आसान भी नहीं था पहुंचना, फिर उसकी पब्लिसिटी अलग ढंग से, जब ढंग से टेलीफोन्स नहीं थे, कई सारी बातें, ये बड़ा मुश्किल सफर रहा होगा। और 1960s में ऑलरेडी उनके पास एक न्यूयॉर्क एजेंट था। ओके, ही ऑलरेडी हैड अ न्यूयॉर्क एजेंट जो उनको बता सकता था कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करें या कहीं और किसी और स्टेट में जाके यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म करें। सो इन दैट सेंस ही मेड हिमसेल्फ वेरी वेल कनेक्टेड। या मैं दर्शकों को ये बताना चाह रही हूँ कि किताब की सराहना भी बहुत हुई और अवार्ड्स भी मिले, पुरस्कार भी मिले। तो एक लिखना, फिर वो इतने जल्दी लोगों तक पहुंचना, और फिर उसको जो जगह जगह पर सराहना भी मिलना, ये बात, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इसके बारे में मैं तो समझती हूँ उन्हीं का आशीर्वाद है। बिकॉज जब मैंने किताब लिखना शुरू की, देयर वाज नो कमर्शियल एंगल बिहाइंड इट। इट वाज लाइक अ टोकन ऑफ लव। एक मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके जन्म शताब्दी में उनकी इतनी बड़ी कहानी है और लोगों को सिर्फ उनके गायकी के पहलू के बारे में पता है, उनके दूसरे पर्सनालिटी के बारे में नहीं पता है। तो मुझे लगा कि ये एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं पूरा एक कहानी लोगों के, उनके जो फैंस हैं, आज के जो म्यूज़िक लवर्स हैं, सो इट वाज लाइक अ टोकन ऑफ लव। और उसी तरीके से किताब भी लिखी गई और उसी तरीके से मैं आगे भी बढ़ी। मतलब ये एक सेल्फ पब्लिश्ड किताब है। मैंने किसी पब्लिशर के साथ पार्टनरशिप नहीं की, क्योंकि उनके अलग अलग डिमांड्स होते हैं, यू नो, कि स्टोरी कैसे लिखी जाए, कितने शब्दों में लिखी जाए, और मैं कितने तस्वीरें डाले जाए, और किताब कब बाहर आए, वो भी किताब कब बाहर आए। मैं पूरी छूट चाहती थी, मैं अपने मन की तस्वीरें लगाना चाहती थी, अपने मन के शब्द। यूजुअली 60,000 वर्ड्स की किताब होती है, मगर मेरी किताब 90,000 वर्ड्स की है, क्योंकि कहानी उनकी बहुत बड़ी है जी। तो मैं पब्लिशिंग वर्ल्ड से भी हट के मैंने ये सेल्फ पब्लिश की, सेल्फ डिज़ाइन की, और सारी फोटोग्राफ्स हमारे पुराने परिवार की तस्वीरें 1950 1960 की, जो मैंने फिर बाद में उसको कंप्यूटराइज करके उसको क्लीन अप किया। तो अपनी तरफ से मेरा काम था किताब लिखना और उनके म्यूजिक लवर्स को देना। राइट। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है, आई थिंक ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। बिकॉज अभी किताब को मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं। जी बिल्कुल। और आपने जो पुरस्कार की बात की, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसको एक बायोग्राफी ऑफ द ईयर मिल चुका है, और मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ द ईयर ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो मैं चाहती थी कि और लोग इसकी चर्चा करें, उनकी कहानी के बारे में और लोग पढ़ें। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऐसे हुआ, क्योंकि ये आप प्लान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल प्लान नहीं कर सकते। मैं सिर्फ किताब की प्लानिंग कर सकती हूँ। करेक्ट। किताब के रिएक्शन क्या होगा, लोग उसको किस तरह से देखेंगे वो नहीं, क्योंकि क्लासिक से क्लासिक भी कभी पीछे हट जाता है, ऐसे हो जाता है। फिर जो जश्न तलत कार्यक्रम की बात है,
वो जब आप कंसेप्चुअलाइज कर रही थी, उसको आप पूरी रूपरेखा बना रही थी कि ये ऐसे होगा, तो आपके दिमाग में क्या था और वो किस तरह से उसको आकार लेता गया? मेरे दिमाग में ये था कि ये मॉडर्न शो लगे। जैसे मैंने किताब लिखी कि जिसमें आज का नौजवान भी पढ़ ले, किताब में भी बहुत मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स बना के लगाए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के रीडर्स का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, तो वो एक चैप्टर में घुसे, एक चैप्टर एक बार में ही पढ़ें, बहुत छोटे छोटे हैं। और इवन दो ऑर्डर ऑफ द चैप्टर्स इज द ऑर्डर ऑफ हिज लाइफ, करेक्ट, मगर वो चैप्टर्स इंडिपेंडेंट भी हैं। आप उस एक चैप्टर छोड़ के दूसरे दशक में चले जाएं, फिर पीछे चले जाएं, आगे चले जाएं, वो आपको इंडिपेंडेंट चैप्टर्स लगेंगे। तो उसी तरीके से मैंने कॉन्सर्ट भी डिजाइन किया था कि ये नौजवानों को अपील करे, किसी को ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत ही बड़ी एक हिस्ट्री के पुराने कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। तो शुरुआत यही हुई कि हम पहले इसको कॉलेज में ले जाएं। तो हमने कॉलेज में तलत महमूद सिंगिंग कंपटीशन किया कि आज के बच्चे सिर्फ तलत महमूद के गाने गाएं, और कंपटीशन जीत के हमारे बड़े मंच में फिर बड़े बड़े गायकों के साथ गाना गाएं। फिर डांस कंपटीशन किया जिसमें बच्चों ने मॉडर्न बॉलीवुड सालसा का डांस उनके गानों पे किया। हम उनके गानों का फ्लैश मॉब ले गए एक मॉल में। फिर आजकल के जो कलाकार हैं, जो पोर्ट्रेट पेंट आर्टिस्ट हैं, उनको स्टेज पे खड़ा किया, वो उनके लाइव पोर्ट्रेट बना रहे थे। तो हम एहसास, मतलब इंटेंशन यही थी कि नौजवानों से कनेक्ट हो। तो ऐसे करते करते जैसे कई कलाकारों ने जो पार्टिसिपेट किया वो कहते थे कि हमने तलत को एक अलग रूप में देखा है यहाँ आके, क्योंकि सब लोग समझते हैं उनकी सिर्फ गज़लें हैं, बहुत हिट हिंदी डुएट्स भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग समझते हैं उनके सैड सॉन्ग्स हैं जो दिल को छूते हैं या टूटे दिलों की बात करते हैं। अगर उनके खुशी के गाने भी थे, हर तरीके के गाने थे, और हर लैंग्वेज के गाने थे। उन्होंने 16 लैंग्वेजेस में काम किया, और मराठी में भी उनको मराठी में महाराष्ट्र सरकार का पुरस्कार मिला मराठी गाना गाने में, यश है अमृत, करेक्ट, वो उन्होंने गाया था, और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का उनको पुरस्कार मिला था एज मराठी सिंगर ऑफ द ईयर। और बाला साहेब ठाकरे ने उनको घर बुलाया था उनसे खास एक बात करने के लिए। तो तलत नाना, बम्बई नाना सोच रहे थे कि क्या बात हो गई, क्यों बुलाया, क्या, तो मगर मिल के फिर बाद में पता चला कि वो उनके एक चाहने वाले थे जी। उन्होंने कहा मराठी में ज़्यादातर लोग सीधा सीधा गाते हैं, मगर आपकी वॉइस जो है वो मराठी के लिए इतनी सॉफ्ट है कि मैंने इतना इमोशन कभी सुना नहीं है। तो इस टाइप के बहुत ही अलग अलग रिएक्शन थे हर भाषा में। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि अमूमन देखते हैं कि आप पत्रकार हो, इसलिए आप जानती हो कि आजकल, मैं किसी एक साहित्यकार से भी बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि पुराने जमाने में राजनेता भी किस तरह से होते थे। हाँ। कला की जो कद्र होती थी, उनको समझ थी, और जिसके चलते उनकी भाषा एक सभ्यता की अपना जो स्तर है वो कभी उससे नीचे नहीं आते थे। तो आप पत्रकार भी रही हैं, आप आर्ट क्यूरेटर है रही हैं, क्या आप पत्रकार हो? क्योंकि वंस आर जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो उनके आप आर्ट क्यूरेटर भी हो, तो ये सारा मिक्सिंग, जब कला, संस्कृति, साहित्य और फिर राजनीति जी, तो आपने ये बदलाव देखा है, जैसे बाला साहब का जिक्र किया आपने कि उन्होंने बोला कि ये, वैसे हमें आजकल में अगर देखा जाए तो राज ठाकरे दिखते हैं कि जो कलाकारों को बहुत चाहते हैं, बहुत सराहते हैं, जानते हैं, कला की जानकारी रखते हैं, साहित्य की जानकारी रखते हैं। शरद पवार साहब भी थे कि जो गायकों को लाके करते थे, लेकिन आजकल ये मिसिंग लगता है पत्रकार के तौर पर आप जब देखती हो तो? आई थिंक आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है कि वो कितना क्राउड को खींचेगा। अगर वो क्राउड को खींचेगा तो बुला ले, नहीं खींचेगा, चाहे वो जितना भी अच्छा कलाकार हो तो नहीं बुलाएंगे, महफिल नहीं सजाएंगे, बैठक नहीं करेंगे। पहले छोटे से में भी बैठक हो जाती थी, बिल्कुल। और अगर आपके महफिल में 15 लोग भी बैठे हैं तो वो हर 15 इंसान वो जानता होगा कि वो किस कला को सुन रहा है। मगर उन 15 लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण आजकल 15,000 लोग लगते हैं लोगों को, बिल्कुल, हाँ। भीड़ जमा हो तभी कला का वो है। और
एक्चुअली आई थिंक इंडस्ट्रीज बहुत इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, और जब हर इंडस्ट्री, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिकल ही इंडस्ट्री एक तौर पे है समटाइम्स, तो जब भी एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है उसमें कमर्शियलिज्म ज्यादा आ जाता है। उनका जो जनरेशन था गोल्डन एरा का, सिर्फ तलत नाना का ही नहीं, उनके जो बाकी सारे लोग थे, लता दीदी, रफ़ी मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा ताई, मन्ना अंकल, उनका जो डेडिकेशन था टुवर्ड्स आर्ट, और ये मुझे तब समझ आया जब मैं किताब लिख रही थी, क्योंकि उस जनरेशन ने वो सब देखा, ब्रिटिश इंडिया, पार्टीशन पे भी एक चैप्टर है मेरी किताब में, बिकॉज इंडियन मुस्लिम फैमिली सब अफेक्टेड थे, और ये भी अफेक्टेड थे, हमारा भी परिवार टूट गया था, पार्टीशन एंड देन इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो एहसास था कि हम जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ देश के हित में करें, तो उन सारे कलाकारों ने अपना जो कला का काम किया वो सिर्फ अपना शोहरत और अपने नाम के लिए नहीं किया था। उस जनरेशन ने देश के हित में कि हम अपना नया देश का म्यूजिक इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम अपने नए देश का फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो हम ऐसा एक स्तंभ बने इन इंडस्ट्रीज का कि जिसपे ये इंडस्ट्री खड़ी हो सके और इस्टेब्लिश हो जाए। तो वो इमोशन था इन सारी कलाकारों में। तो आई थिंक वो डिफरेंस आजकल मिलता है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आजकल कलाकार सिर्फ देश के हित में ना काम करें, आई एम श्योर दे आर ऑल वेरी पेट्रियोटिक, बहुत सारे हमारे पास अच्छे कलाकार हैं, बट वो एक इंडिविजुअल और पर्सनल ब्रांडिंग का एस्पेक्ट भी आ गया है, जो पहले नहीं था। पहले इंडिविजुअल ब्रांडिंग इतनी नहीं थी, पहले थिंकिंग थी कि देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लार्जर गुड के लिए काम करें जी। एंड ऑल्सो आई थिंक दैट्स वाई तलत नाना जो थे वो आर्मी के लिए बहुत परफॉर्म करते थे। वो लद्दाख गए थे आर्मी के लिए परफॉर्म करने। सिक्किम में जब चाइना के साथ कुछ स्कर्मिशेस हुई थी तो सिक्किम भी गए थे नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। मैंने एक जिक्र किया है जब बांग्लादेश में लिबरेशन वॉर हुई थी और जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे मदद कर रही थी बांग्लादेश की, वहाँ वो गए थे बांग्लादेश में भी परफॉर्म करने इंडियन आर्मी के लिए आफ्टर द लिबरेशन वॉर। तो वो इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखते थे एंड आई थिंक वो उस जनरेशन की भी खासियत थी। फिर आप पत्रकारिता में आई जहाँ एकदम शोर है न्यूज रूम में हमने देखा है, और एक अलग वहाँ माहौल है, अलग माहौल है, गजलों का माहौल तो बिल्कुल ही नहीं है वहाँ। तो बस कोई भी ब्रेकिंग खबर आती है तो पूरी न्यूज रूम एकदम और जैसे वॉर रूम में बदल जाता है और जैसे वो चला जाए एक बार एयर पर, शांति एक ब्रेक कर दिया, ये कर दिया, हो गया शांति, सांस में सांस। तो वो जब रोल में आप आई जी, तो घर से जो आपको ये कला का आप वास्ता मिला था, एक पूरा घर में माहौल होगा, तो वो कैसे क्लब करते थे, कब होता था? आपने कितना डीप क्वेश्चन पूछा है because there is really it's a different atmosphere at home and when you go to a crazy news journalism, even though I love my journalism, absolutely, I love my television. Yes. तो न्यूज़ में, टेलीविजन में आके मेरी भी पर्सनालिटी थोड़ी बदली बिकॉज आई वाज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन साइलेंट पर्सन। और जब मैं शुरू में अपने शोज करती थी तो मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरी एडिटर्स बोलते थे थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा दम से बोलो, इतना ठहराव नहीं चाहिए, इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते आप न्यूज में, और इतना पोलाइट और सॉफ्ट स्पोकन भी आप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे घर में एक उर्दू का भी माहौल है। बट तो मुझे जो भी स्टूडियो में मिलता था या मैं बाहर जाके रिपोर्टर के तौर पे जो साउंड बाइट्स वगैरह लेती थी, सब बोलते थे कि तुम कहाँ से, तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बोलती हो। तो और रोज़ 9 PM डिबेट्स करते करते तो मेरी पर्सनैलिटी भी बदली है। आज के डेट में मैं बहुत ज़ोर से और दम से बोलती हूँ और मगर वो भी स्टूडियो के अंदर। जब मैं स्टूडियो के स्टेप आउट कर लेती हूँ दैट आई कम बैक टू अनदर पर्सनैलिटी। तो कई लोगों को लगता है कि तुम्हें स्टूडियो पे देख के तुम अलग हो और तुम पर्सनली अलग हो, बट आई लव दिस वर्ल्ड। करेक्ट। और फिर ब्रिक्स में जाने का जब मौका आया तो जी, that was a lovely experience because ब्रिक्स डेलीगेट में
हम लोग सिर्फ अपने देश के, मतलब हर देश से 2-2 पत्रकार गए जी थे बिल्कुल। बीजिंग, क्योंकि उस वक्त बीजिंग होस्ट कर रहा था मीडिया डेलीगेट्स को। तो दूसरे देश के पत्रकारों से मिलके बहुत अच्छा लगा। वैसे भी जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बायलैटरल मीट्स होते हैं, तो मुलाकात होती है दूसरे देश के पत्रकारों के साथ। मगर यहाँ एज ए डेलीगेट जो माहौल था, और हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, क्योंकि हम जिस साल में गए अभी 1-2 साल पहले, हम लोग उसी वक्त कोविड से रिकवर कर रहे थे। तो दुनिया भर में हम लोग सब एक डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ निकल के आए। हम लोगों ने अपने इंडस्ट्री में इतने सारे सडन चेंजेस देखे। जी बिल्कुल। और हम उस सब से एक्सपीरियंस से निकल के आए थे बीजिंग में मिलने। और फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, वर्क फ्रॉम होम है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसको कैसे मिक्स किया जाए। सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है न्यूज़ इंडस्ट्री में, फेक न्यूज़ है। कौन से सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन किए जाएं जिससे फेक न्यूज़ फाइट किया जाए। सो इट वाज वेरी important brainstorming. Number one, it was intent to fight fake news, and number two, it was trying to figure out where we stand as professionals after COVID. So that was a very significant, बहुत एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल। और वो भी चाइना में जाना, क्योंकि सारे लोग तो वुहान वायरस नाम भी देना चाहते थे, और वो स्केरी वर्ल्ड में इमीडिएटली आफ्टर कोविड जाना। जी। थोड़ा ये भी होता है मन में। उनकी हॉस्पिटैलिटी तो बहुत खूबसूरत है, और डेलीगेट्स तो उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है इन दैट सेंस। हम लोग जब बीजिंग में थे तो किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोविड चल रहा था उस टाइम, बिकॉज चाइना इज सच अ वास्ट सच अ ह्यूज कंट्री। तो उस वक्त बीजिंग वाज सेफ, बट कोविड उनके किसी और प्रोविंस में चल रहा था उस टाइम। बट बीजिंग खुल चुका था, और हम लोग को तभी बुलाया जब सेफ था। जी जी। फिर आते हैं 2024 पर फिर से। अच्छा। ये शताब्दी वर्ष है जी आपके बम्बई नाना जी का। तो क्या खास इस साल में हो रहा है, और जश्न तलत के क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? सबसे बड़ी खास बात तो किताब ही है, जो किताब लिखी है, और बहुत खुशी है कि बहुत ज़्यादा चर्चा है किताब की, और किताब को देखते दूसरे शोज हो रहे हैं। जैसे किताब के उद्घाटन के सीधे 1 महीने बाद एक म्यूजिक शो हुआ गज़ल गायकी का, और जिसमें एक एक्टर हैं वो मेरी किताब पढ़ रहे थे, और जो कलाकार थे वो उनके तलत नाना के गज़ल गा रहे थे। तो किताब के चलते ही और शोज और ज़्यादा हो गए, और किताब को लेके तो ये म्यूजिक शो था। अभी पिछले महीने एक थिएटर शो हुआ जिसकी स्क्रिप्ट थी वो किताब से ली गई थी। अगले महीने एक डांस शो हो रहा है जिसमें फिर से जो डांस आइटम्स के उनके गानों के बीच बीच में जो स्क्रिप्ट होगी वो फिर से किताब से ली गई है। तो मुझे लगता है कि लोग इस साल शताब्दी वर्ष में तलत नाना के मौसीकी के बहुत अलग अलग पहलू उनको एक चांस मिल रहा है देखने का, और उसी अलग अलग पहलुओं के साथ किताब की चर्चा चलती जा रही है, उनकी कहानी की चर्चा चलती जा रही है। तो ये तो मैं कहूँगी इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग, क्योंकि मेरा ओरिजिनल इंटेंशन यही था कि उनके शताब्दी वर्ष में लोग उनके बारे में बात करें। तो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में गा रहे हैं, उनके बारे में नाच रहे हैं। मुझे तो लगता है बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन हो गया। और फिर कभी इरादा है कि बायोपिक बने? बिल्कुल। क्योंकि इनफैक्ट मैं जिससे भी फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर से मिलती हूँ मैं यही बोलती हूँ कि अब मेरी नजर बायोपिक की तरफ है। थिएटर तो हो ही चुका है, बिकॉज थिएटर इज ऑल्सो एन एक्टिंग परफॉर्मेंस। आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप इज अ बायोपिक मोस्ट सर्टेनली, और मुझे उस फिल्म मेकर का इंतजार है जो किताब उठा के फिल्म बनाए। तो आपका इंटरव्यू जो भी देख रहे हो आप समझ नहीं सकते कितनी दिलचस्प इनकी जिंदगी की कहानी है। बिल्कुल। और आपने मेरी दिल की बात बोल दी। हम चाहेंगे कि ये साल अभी खत्म होना बाकी है, तब तक कोई बायोपिक के लिए आपके पास आए और बहुत बेहतरीन फिल्म सभी को देखने को मिले। और एक आखिरी सवाल, अगर धीरज सर की बात हम नहीं करेंगे तो ये साक्षात्कार हमारा खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ धीरज सिंह जी एक बहुत अच्छे पत्रकार भी है, बहुत अच्छे पत्रकारिता के अध्यापक भी है, और दोनों पति पत्नी
इनका अगर आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाकर देख लीजिएगा तो आपको कला हर जगह पर मिलेगी। तो दोनों में जब बात होती है, क्या कला नहीं है आपको जोड़ा दोनों को, और क्या मतलब कला नहीं, पहले तो पत्रकारिता ने जोड़ा जी, एक्चुअली न्यूज रूम में जी। तो पहले पत्रकारिता ने जोड़ा, और ये एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि सिर्फ पत्रकारिता नहीं, हम लोग कला से भी जुड़े हुए हैं। तो इट इज एन एडेड बोनस कि हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म की बातें ही एंजॉय नहीं करते, हम लोग उतना ही समझ और उतना ही इंटरेस्ट रखते हैं आर्ट, म्यूजिक और कल्चरल वर्ल्ड में। मैंने क्योंकि आपका देखा वो वैन गॉग 360 वाले जगह पर पिक्चर्स देखे, मुझे मैं बिल्कुल खुले दिल से कहना चाहती हूँ कि मैं एक बार MS हुसैन साहब का एग्जीबिशन देखने गई। अच्छा। और मुझे तो एब्स्ट्रैक्ट में बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, वेरी ऑनेस्टली। मैंने उन्हीं से पूछा कि आपके ये चित्र की सराहना, माँ वाला उनका एक चित्र था, उसकी सराहना बहुत हो रही है, आप बताइएगा मुझे, आप समझाइएगा कि क्या है इसमें, मैं किस नजर से देखूं। और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, लगभग आधा घंटा हमारी बातचीत होती है उस एक चित्र पर। लाइफ चेंजिंग, एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग। तब मुझे समझ में आया कि हर एक डॉट की अहमियत क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुझे ये लगता है कि जिनको वो दृष्टि है, वो एक बहुत बेहतरीन चीज है, और वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश आप दोनों भी कर रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। नहीं, मगर आपने हुसैन साहब की बात की और यहाँ पे उनका एक साइंड पेंटिंग भी है, उनसे मुलाकात, मेरी उनके साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों के बीच 60 सालों का फर्क था। हाँ। मगर मैं जब भी उनसे बात करती थी, वो ऐसे बात करते थे मेरे साथ कि वो जैसे वो मेरे उम्र के हैं जी। और मुझे लगता है कि वो एक दिखाने का बात नहीं था कि वो दिखाते थे कि वो कितने नौजवान हैं। वो एक्चुअली वो बिलीव करते थे कि वो एक नौजवान इंसान है और जो जिंदगी को हर दिन एक नई दृष्टि से देखते हैं। और जितनी भी बार उनके साथ आप बैठ के बात करिए, जो मेरा आर्टिस्टिक इन्वॉल्वमेंट है अब हुनर टीवी में और क्यूरेशन में, आई थिंक इनकी जनरेशन आर्टिस्ट के साथ बात करके ही इन्फ्लुएंस है, चाहे वो MF हुसैन साहब हो या SH रजा, तैयब मेहता, ये सारे जो हमारे मास्टर आर्टिस्ट थे, इन लोगों के साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा है उनके स्टूडियो में, जब मैं उनकी इंटरव्यूज लेती थी और डॉक्यूमेंट्री शूट करती थी। जब आप एक कलाकार से बात कर रहे हैं तो आपका जिंदगी देखने का एंगल, एक नजरिया बदल जाता है और जिंदगी जोश से जीने का भी इंस्पिरेशन मिलता है। मैं हुसैन साहब की बात से ही, इवन दो बम्बई नाना तलत महमूद साहब की बात होती है, मगर आपने हुसैन साहब का जिक्र किया तो मुझे ये कहना बहुत जरूरी है, बिकॉज उन्होंने मुझे इतना इन्फ्लुएंस और इंस्पायर किया है। उनका एक शो का कला का उद्घाटन हो रहा था कहीं बाहर, किसी बाहर देश में, और जिसमें उनका भी एक बहुत बड़ा सोलो शो था, और ये आई थिंक 2006 या 2007 की बात रही होगी। तो उन्होंने मुझसे बोला, देखो ये एक बहुत बड़ा म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है शहर, और तुम अपना कैमरा पर्सन लेके आओ और इसको कवर करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूजियम है और मेरा भी बहुत बड़ा शो है। मगर इस म्यूजियम का जो आर्किटेक्ट है वो बहुत बुजुर्ग आदमी है, वो 96 ईयर्स ओल्ड का है। ओके। मैंने कहा अच्छा, और मैं ये बात सुन के हंसने लगी, क्योंकि वो खुद उस टाइम 93 ईयर्स ओल्ड के थे। तो वो खुद 93 के थे और उनको अपने से 3 साल बड़ा बहुत ज्यादा बुजुर्ग लग रहा था, हाँ, क्योंकि वो 96 था। तो मैं यही सोच रही थी कि जो जीवन जीने का जो जोश होता है वो कलाकारों में होता है। बिल्कुल। मैं ये चाहूंगी कि आपका जो बायोपिक वाला सपना हो वो जल्द से जल्द पूरा हो, और आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में आप जो भी गाना तलत नाना के जिससे भी गाने से एंड करें वो बहुत खूबसूरत रहेगा। आप गाती हो तो आप गुनगुना दीजिए, हमको मजा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े कलाकार थे, मैं क्या गाऊं। शाम गम की कसम। बिल्कुल, क्योंकि उसी से मेरे जश्न तलत की शुरुआत हुई। राइट। शामे गम की कसम आज गमगी है हम,
आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। वंडरफुल। मैं गाने की जरूरत नहीं करती, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा, और आपकी राय हमें सुनना पसंद होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम कोशिश करेंगे कि कला की, गायकी की या किस साहित्य की जब बात हो तो हम सहर जी से आपको बार बार रूबरू कराते रहे। थैंक यू। धन्यवाद।